नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा पिछला जो टॉपिक चल रहा था व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता में हम सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक की बात कर चुके हैं और प्रतिभाशाली बालक के बाद में हम बात कर रहे थे पिछड़ा बालक की। तो पिछड़ा बालक क्या होता है? पिछड़ा बालक वो होता है जो सामान्य बालक के समान गति करने में, प्रगति करने में, प्रोग्रेस करने में असमर्थ होता है, वो पिछड़ा बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक की हमने बात की थी। पिछड़ा बालक दो प्रकार का है, एक सामान्य पिछड़ा बालक, एक सामान्य पिछड़ा बालक, दूसरी हम बात कर रहे थे विशिष्ट पिछड़ा बालक। विशिष्ट पिछड़ा बालक। सामान्य पिछड़ा बालक वो होता है जो लगभग सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाता है, वो सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है। यानी लगभग सभी क्षेत्रों में जो बालक पिछड़ जाता है, वो शारीरिक रूप से पिछड़ जाता है, वो मानसिक रूप से पिछड़ जाता है, वो संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाता है, वो वातावरणीय परिस्थितियों के कारण पिछड़ जाता है, वो शिक्षा के अभाव में पिछड़ जाता है, वो सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है। विशिष्ट पिछड़ा बालक जो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में पिछड़ जाता है, वो विशिष्ट पिछड़ा बालक कहलाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया, खेल के क्षेत्र में पिछड़ गया, वो बालक विशिष्ट पिछड़ा क्षेत्र के बालक के श्रेणी में आता है। तो हमने बात की थी सामान्य पिछड़ा बालक और विशिष्ट पिछड़ा बालक। इसके अंदर हमने बात की थी कुछ परिभाषाओं के, शोलेन की परिभाषा की बात की थी, कुछ अन्य परिभाषाओं की बात की थी। इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं सामान्य पिछड़ा बालक और विशिष्ट पिछड़ा बालक, दोनों को साथ साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन हम बात करेंगे, लगभग बात करेंगे शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ा। हम यहाँ पे आज जो विशिष्ट बात करने वाले हैं वो उस बालक की बात करेंगे जो केवल और केवल शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ जाता है, उस बालक की हम बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, कभी कभी हम मंद बुद्धि बालक और पिछड़ा बालक दोनों को हम एक ही मान लेते हैं। मंद बुद्धि बालक और पिछड़ा बालक दोनों को हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों बिल्कुल क्या है, अलग अलग। मंद बुद्धि बालक है जो मानसिक रूप से पिछड़ जाता है, मानसिक रूप से पूरी तरह पिछड़ जाता है। वह बालक जो मानसिक रूप से पूरी तरह पिछड़ जाता है वो मंद बुद्धि बालक कहलाता है। लेकिन पिछड़ा बालक न केवल मानसिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो पिछड़ जाता है वो बालक कौन सा कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। वो शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ जाता है, वो खेल के क्षेत्र में पिछड़ जाता है, अगर वो शारीरिक रूप से पिछड़ जाता है तो वो भी पिछड़ा बालक की श्रेणी में आता है। लेकिन वो विकलांग की श्रेणी में भी उसको हम शामिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पिछड़ा बालक और पिछड़े बालक की श्रेणी में हम बात करेंगे शैक्षिक रूप से जो बालक पिछड़ जाते हैं, उनके से हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, इन सब के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं पिछड़ा बालक के बारे में। और आज हम बात करें पिछड़ा बालक की विशेषताएं क्या क्या होती है, पिछड़ा बालक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पिछड़ा बालक की विशेषताएं आज हम बात करेंगे। पिछड़ा बालक की विशेषताएं, और इसके बाद में हम बात करेंगे उसका शैक्षिक स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी पिछड़ा बालक जो है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, वो इस प्रकार का पिछड़ा बालक है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पिछड़ा जो बालक होता है, पिछड़ा बालक जो होता है, पिछड़ा बालक की बुद्धि लब्धि, पिछड़ा बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है उसको हम लेके चलते हैं 80 से 89। पिछड़ा बालक की पहली विशेषता के अंदर हम बात करते हैं कि पिछड़ा बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? 80 से 89। क्योंकि 90 से 110 जो बुद्धि लब्धि होती है उसके अंदर कौन सा बालक आ जाता है? सामान्य बालक आ जाता है। 90 से 110 जो बुद्धि लब्धि होती है वो कौन सा बालक होगा? सामान्य बालक होगा। लेकिन पिछड़ा बालक की जो बुद्धि लब्धि की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी होगी? 80 से 89 उसकी बुद्धि लब्धि मानी जाती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम बात करते हैं सीखने की धीमी गति, सीखने की धीमी गति। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पिछड़ा बालक वो होता है जो सामान्य बालक के समान गति नहीं कर पाता है, वो बालक कौन सा बालक है? पिछड़ा बालक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सीखने की गति, अधिगम करने की जो गति होती है ना, वो सामान्य बालक की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है।
पिछड़ा जो बालक है, अब वो किसी भी वजह से पिछड़ा बालक है, वो शारीरिक रूप से पिछड़ा बालक है, वो संवेगात्मक रूप से पिछड़ा बालक है, या फिर वो अन्य किसी वजह से पिछड़ा बालक है, यहाँ पर उस बालक की सीखने की गति क्या होती है, धीमी पाई जाती है पिछड़े बालक। तीसरा हम बात करते हैं पिछड़े बालक की, ग्रह कार्य सही ढंग से करने में असमर्थ। गृह कार्य, विद्यालय में उसको जो होमवर्क दिया जाता है, जो गृह कार्य दिया जाता है, उसको वो सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो ये विशेषता भी किसकी श्रेणी में आते हैं, पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। यहाँ पे जो देखिए हम बात करें पिछड़ा बालक की, और पिछड़ा बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 80 से लेकर 89। सीखने की गति जो है वो क्या पाई जाती है, धीमी पाई जाती है। स्कूल में जो होमवर्क दिया जाता है उसको भी वो सही ढंग से करने में कैसा होता है, असमर्थ होता है। इसके बाद में चौथी विशेषता की हम बात करते हैं, जीवन के प्रति निराशा। जीवन के प्रति निराशा। देखिए पिछड़ा बालक में सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, सबसे बड़ा जो रीजन होता है पिछड़ा बालक में, उसकी सीखने की धीमी गति, गृह कार्य सही नहीं कर पाना, या उसकी बुद्धि लब्धि का कम होना, ये जीवन के प्रति निराशा, ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, सबसे बड़ा कारण माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए एक बालक, ठीक है, संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाता है, शारीरिक रूप से पिछड़ जाता है, या अन्य किसी कारण से पिछड़ जाता है, ठीक है ना। एक बालक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ जाता है, 10वीं क्लास तक पढ़ाई कर पाता है, उसके बाद में कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, कुछ लिंग भेद उसके सामने आ जाता है और वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसी श्रेणी में जीवन के प्रति निराश होने लगता है। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की, इसके बाद में आगे मैं क्या करूँगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरी शिक्षा रुक जाएगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे जीवन पे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जीवन के प्रति उसके अंदर क्या आ जाती है, एक प्रकार की निराशा आ जाती है, और ये ही निराशा उसके मन में हीन भावना पैदा करती है, ये जो है उसको आगे बढ़ने से रोकती है। अगली हम बात करते हैं 5वीं विशेषता के, इसके हम बात करते हैं विद्यालय के शैक्षिक उपलब्धियों में पीछे। विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों में पीछे। विद्यालय की जो शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं, विद्यालय के अंदर जो अचीवमेंट बच्चे करते हैं, परसेंटेज के मामले में मान लीजिए, चाहे अन्य किसी भी प्रकार से मान लीजिए, उन शैक्षिक उपलब्धियों में वो सामान्य बालकों से क्या रह जाता है। देखिए मंद बुद्धि बालक है, हम यहाँ पे बात करते हैं, मंद बुद्धि बालक में तो बुद्धि का बिल्कुल अभाव पाया जाता है, तो किसी प्रकार का मानसिक कार्य नहीं कर पाता है, और मानसिक कार्य नहीं करने के कारण उसका सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। वो शारीरिक काम नहीं कर पाता है, अन्य किसी प्रकार से वो कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल वो शैक्षिक उपलब्धियों में पीछे रह जाता है, उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य से बिल्कुल नीचे है, तो बिल्कुल थोड़ी सी नीचे, 80 से 89, यानी सामान्य बालक से थोड़ा नीचे है। वो जीवन के प्रति निराशा के कारण है, या फिर हीन भावना के कारण है, इन सभी वजह से उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो विद्यालय की जो शैक्षिक उपलब्धियाँ हैं उनमें भी वो पीछे रह जाता है। चौथी विशेषता की हम बात करते हैं, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ। पिछड़ा बालक जो होता है वो अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, लगातार एक जगह फोकस नहीं कर पाता है, ये भी उसकी एक विशेषता पाई जाती है। यानी पिछड़ा जो बालक है अपना लगातार एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो ध्यान केंद्रित करने में भी असमर्थ पाया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं ध्यान केंद्रित करने में कमजोर पाया जाता है। अगली 7वीं विशेषता की बात करते हैं, शीघ्र विस्मृति। शीघ्र विस्मृति, विस्मृति का मतलब क्या होता है, भूल जाना। भूल जाना यानी याद की भी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता है। देखिए अगर आप यहाँ पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मंद बुद्धि बालक जो है स्मृति और विस्मृति, शीघ्र विस्मृति तो यहाँ पर मंद बुद्धि बालक में पाई जाती है। ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि शीघ्र विस्मृति जो होती है वो किसमें पाई जाती है, पिछड़ा बालक में पाई जाती है। मंद बुद्धि बालक में तो स्मृति पाई ही नहीं जाती, तो विस्मृति कहाँ से होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शीघ्र विस्मृति, जल्दी भूल जाना भी उसकी विशेषता पाई जाती है। अगला हम बात करते हैं 8वां, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ उठाने में समर्थ। पाठ्य सहगामी
क्रियाओं का लाभ उठाने में असमर्थ। देखिए यहाँ पर हम पाठ्य सैगामी क्रिया का मतलब तो आप समझ गए होंगे क्या होता है पाठ्य सैगामी क्रिया, यानी पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली अदर एक्टिविटीज जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, पाठ्य सैगामी क्रियाएं कहते हैं। देखिए पाठ्य सैगामी क्रिया क्या होती है, जो सामान्य बालक होता है उसी को विद्यालय के अंदर अदर एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर पहली बात तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनको पाठ्य सैगामी क्रियाओं के अंदर भाग लेने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी बात, उनके जीवन के प्रति निराशा होती है, उनकी में हीन भावना पाई जाती है, इसलिए वो इस प्रकार की जो सैगामी क्रियाएं होती हैं उनके भाग लेने की खुद भी कोशिश नहीं करते। तो यही रीजन होता है कि पाठ्य सैगामी क्रियाओं का जो है लाभ उठाने में वो असमर्थ पाया जाता है। इसके बाद में अगले एक विशेषता की हम बात करते हैं, 2 नंबर, समाज विरोधी कार्य। समाज विरोधी कार्य एक विशेषता हम बात कर सकते हैं कि ये पिछड़ा बालक जो है इसके अंदर समाज विरोधी कार्य भी पाए जाते हैं। देखिए जीवन के प्रति निराशा होती है, शैक्षिक उपलब्धियों में पीछे रह जाता है, इन सभी वजहों से क्या होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, समायोजित नहीं कर पाता है। और जब वो समायोजित नहीं कर पाता है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो समाज विरोधी कार्य भी करने लग सकता है। वो चोरी कर सकता है, किसी के साथ मारपीट कर सकता है, किसी के साथ छीना झपटी कर सकता है, तो इस प्रकार के समाज विरोधी कार्य भी करने लग जाता है। तो ये भी एक विशेषता पाई जाती है। अगली हम बात करते हैं एक विशेषता की ओर, असमायोजित व्यवहार। असमायोजित व्यवहार हम बात कर रहे हैं पिछड़ा बालक की, और पिछड़ा बालक जो होता है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, समायोजित नहीं कर पाता है, और समायोजन के अभाव में भी बालक क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। देखिए हम बात करते हैं संवेगात्मक कारणों से बालक पिछड़ जाता है। संवेगात्मक कारणों से क्यों पिछड़ जाता है कि उसके संवेग जो होते हैं वो बहुत तीव्र गति से होते हैं, संवेग बहुत जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। यही कारण होता है कि संवेगों की परिवर्तनशीलता के कारण अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है और असमायोजित व्यवहार करने लगता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे पिछड़ा बालक की जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं के बारे में हमने बात की है। देखिए एक तो आपको विशेष ध्यान रखना है, परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो पिछड़ा बालक और मंदबुद्धि बालक आपस में मिक्स हो जाता है, इन दोनों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पिछड़ा बालक की विशेषताओं के बारे में हमने बात की, पिछड़ा बालक की जो बुद्धिमत्ता होगी वो कितनी होगी, 80 से 89 होगी। दूसरी हम इसके अंदर बात करते हैं तो शैक्षिक दृष्टि से बालक पिछड़ जाता है, विद्यालय की जो शैक्षिक उपलब्धियाँ हैं उनके अंदर वो सामान्य बालक के समान प्रगति नहीं कर पाता है, असमायोजित व्यवहार करता है, समाज विरोधी कार्य भी वो करने लगता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होता है, शीघ्र विस्मृति का गुण भी उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें गृह कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता है, उसके लिखने की जो स्थिति है वो भी सभी प्रकार से नहीं पाई जाती है। कुछ विशेषताओं की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं इसका शैक्षिक स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमारे पास एक पिछड़ा बालक है, ठीक है ना, हमारी कक्षा है, कक्षा में जब भी पढ़ाया जाता है बच्चे को तो सामान्य बालक के हिसाब से पढ़ाया जाता है, सामान्य बालक को टारगेट करके पढ़ाया जाता है। लेकिन कक्षा में पिछड़ा बालक है तो उन पिछड़ा बालकों के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मनोविज्ञान मानता है कि मनोविज्ञान का मानना है कि विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट विद्यालय की आवश्यकता होती है और विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता होती है। देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर करते हैं, एक मनोविज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के आधार पर विशिष्ट बालकों के लिए किस प्रकार की स्थापना की जाती है, तो विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की जाती है, उनके लिए विशिष्ट अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, C-टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है समावेशी शिक्षा, और हर बार समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी प्रकार के बच्चों को हम एक छत के नीचे रखकर पढ़ाएंगे, उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव हम नहीं करेंगे। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना मनोविज्ञान के आधार पर की जाती है। समावेशी शिक्षा के आधार पर हम विशिष्ट विद्यालय की स्थापना नहीं करेंगे बल्कि समावेश करेंगे, एक छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक थोड़ा सा मेजर ये अंतर माना जाता है। हम बात करते हैं शैक्षिक स्वरूप की।
तो शैक्षिक स्वरूप की हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछड़ा बालक जो होता है उसका शैक्षिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, उनको कक्षा में उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, आदि सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछड़ा बालक के शैक्षिक स्वरूप की। विशेष विद्यालय की स्थापना, विशेष विद्यालय की स्थापना या प्रवेश। देखिए पिछड़ा बालक की हम बात करते हैं, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, सामान्य बालक को छोड़कर सभी विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की जाती है मनोविज्ञान के आधार पर। और इसका रीजन क्या होता है, एक सामान्य बालक की कक्षा में अगर एक पिछड़ा बालक है, एक मंदबुद्धि बालक है, अगर वो उन सभी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ता है तो सामान्य बालकों के मन में उसके प्रति हीन भावना जागृत हो जाती है। उसके मन में हीन भावना आ जाती है कि मैं इनके साथ कैसे पढ़ पाऊँगा, कैसे इनके साथ एडजस्ट कर पाऊँगा, या फिर बच्चे जो होते हैं उसको चिढ़ाने लगते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखने की विशेष विद्यालय की स्थापना की जाती है। दूसरा पॉइंट हम करते हैं व्यवहारिक शिक्षक की नियुक्ति। व्यवहारिक शिक्षक की नियुक्ति। देखिए एक हम बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक की बात करते हैं, और एक हम बात करते हैं विकलांग बालक की, पिछड़ा बालक की, ठीक है ना, और एक बात करते हैं मंदबुद्धि बालक की। पिछड़ा बालक चाहे तो हम बात करते हैं पिछड़ा बालक की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं मंदबुद्धि बालक की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं विकलांग बालक की। इन तीनों प्रकार के बालकों के लिए व्यवहारिक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। कैसा शिक्षक होगा इनके लिए? व्यवहारिक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये तीनों प्रकार के जो बालक होंगे, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक और विकलांग। देखिए परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आता है कि पिछड़ा बालक के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाती है, व्यवहारिक शिक्षक होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं योग्य अध्यापक होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन में चंद्र हो सकता है कि सामान्य अध्यापक होना चाहिए। प्रश्न ये हो सकता है कि पिछड़ा बालक के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। एक ऑप्शन हो सकता है व्यवहारिक अध्यापक, एक पॉइंट हो सकता है इसके अंदर योग्य अध्यापक, एक हो सकता है सामान्य अध्यापक, एक हो सकता है इसके अंदर कोई नहीं, या फिर हो सकता है कि उपयुक्त। तो यहाँ पर पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक और विकलांग बालक, इसके लिए व्यवहारिक शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। लेकिन साथ साथ में अगर हम बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक की, प्रतिभाशाली बालक, या फिर हम बात करते हैं सृजनशील बालक, इन दोनों प्रकार के बालकों के लिए जो व्यवस्था की जाती है शिक्षक की, उसके लिए शिक्षक जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? योग्य अध्यापक होना चाहिए। योग्य अध्यापक। सृजनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक के लिए योग्य अध्यापक की नियुक्ति करेंगे। पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक और विकलांग बालक के लिए व्यवहारिक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा पॉइंट हम इसके अंदर बात करते हैं कि इनके अंदर जो छात्र संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। पिछड़ा बालक की कक्षा में, पिछड़ा बालक की कक्षा में छात्र संख्या 20 से अधिक न है। छात्र संख्या जो है वो अधिकतम कितनी रखी जाती है? 20 रखी जाती है। और 20 रखने का कारण ये होता है कि पिछड़ा बालक जो होता है वो सामान्य बालक के समान गति नहीं कर पाता है। इसलिए एक व्यवहारिक अध्यापक जो होगा उसको पर्सनली एक एक बच्चे के पास में जाकर देखना होगा, उसके कार्य को देखना होगा, उसके अधिगम को देखना होगा। इसलिए अगर संख्या ज़्यादा होगी तो प्रत्येक बच्चे के पास नहीं पहुँच पाता है। इसलिए बच्चों की जो संख्या होगी वो 20 से अधिक रखी जाती है। चौथी अगर इसके अंदर हम बात करते हैं तो बालक जो होता है उसके लिए विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण। देखिए मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक
ठीक है ना। इन दोनों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकलांग बालक के लिए विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो शारीरिक रूप से विकलांग है लेकिन मानसिक रूप से वो क्या है, पूरी तरह स्वस्थ है, तो उसके लिए पाठ्यक्रम विशेष रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि पिछड़ा बालक और मंद बुद्धि बालक के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेंगे, लेकिन विकलांग बालक के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। विशेष विद्यालय की स्थापना की जाती है, विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है, शिक्षक कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है और विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। छात्र संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं हस्त कौशल की शिक्षा। हस्त कौशल की शिक्षा, देखिए पिछड़ा बालक जो होता है वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक जो है वो पढ़ाई लिखाई करके किसी अच्छे पद पर जाने के, डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार की उससे उम्मीद नहीं की जाती है। उसको कुछ इस प्रकार का हस्तशिल्प का कार्य सिखा दिया जाता है, हस्तकौशल का कार्य सिखा दिया जाता है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो इसलिए उसके लिए हस्तकौशल की शिक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं खेल व पर्यटन के माध्यम से शिक्षा। पिछड़ा बालक जो होता है और मंद बुद्धि जो बालक होता है वो खेल और पर्यटन के माध्यम से शिक्षा उसको दी जानी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा का बहुत अच्छा माध्यम से हो सकता है। इसके बाद में अगर हम सातवीं पॉइंट की हम बात कर सकते हैं तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि इनके लिए उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। पिछड़ा जो बालक होता है उसके लिए उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। देखिए बालक पिछड़ा है तो वो किसी न किसी कारण से तो जरूर पिछड़ा है, चाहे वो शारीरिक कारण है, चाहे वो मानसिक कारण है, चाहे वो संवेगात्मक कारण है, या फिर वो शिक्षा के अभाव में उस कारण को हमें जानना होगा और उसके बाद में उपयुक्त उपचार हमें करना होगा। तो ये उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। तो उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था उसके लिए की जानी चाहिए। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि सामाजिक वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। आठवां बात कर सकते हैं सामाजिक वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। पिछड़ा जो बालक है उसको सामाजिक वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे वातावरण में रहता है उन वातावरण के अंदर उसको हीन भावना का शिकार होने लगता है। तो इसके लिए उसको एक सामाजिक वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे वो किसी प्रकार की हीन भावना का शिकार नहीं हो और वो जो है उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण की उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि धीमी गति वाली शिक्षण विधियों का प्रयोग। देखिए पिछड़ा बालक जो होता है उसकी अध्ययन करने की गति, कार्य करने की गति जो होती है वो सामान्य बालक की अपेक्षा कैसी होती है, धीमी होती है। तो धीमी गति से चलने वाली शिक्षण विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए हमने बात की थी पिछड़ा बालक के शैक्षिक स्वरूप की विशेष विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए, पिछड़ा बालक की कक्षा में छात्र संख्या 20 से अधिक न हो, विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, हस्तकौशल की शिक्षा, खेल और पर्यटन के माध्यम से शिक्षा, उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए, सामाजिक वातावरण तैयार किया जाना चाहिए, धीमी गति से चलने वाली शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षक और योग्य अध्यापक में मैं अंतर बता चुका हूँ। व्यवहारिक शिक्षक की नियुक्ति जो है पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक और विकलांग बालक के लिए होती है। प्रतिभाशाली और सृजनशील के लिए अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।